हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिजेंद्र एजुकेशन में। आज फिर से हाजिर हूँ संपूर्ण जीव विज्ञान की किताब के महत्वपूर्ण अति लघु प्रश्न लेकर, जो आपके यूपी बोर्ड में पूछे जाने, यानी इन्हीं प्रश्नों में से आपके यूपी बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इन्हें हम अच्छे से तैयार करने वाले हैं। आप वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं ये सभी। और इसे पूरी किताब से लेकर आया, पूरी किताब के अति लघु प्रश्न हैं, तो आप इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या होगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा होगा, बहुभ्रूणता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बहुभ्रूणता क्या होती है, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बहुभ्रूणता की खोज किसने की थी, या भारतीय भ्रूण विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। इससे एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलता है। तो देखिए, बहुभ्रूणता क्या होती है कि एक बीज से एक से अधिक भ्रूण या दोनों से अधिक भ्रूण विकसित होने की प्रक्रिया को बहुभ्रूणता कहते हैं। किसी एक बीज से एक से अधिक भ्रूण उत्पन्न होने की क्रिया क्या कहलाती है, बहुभ्रूणता कहलाती है। यह बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोश की उपस्थिति के कारण भ्रूण कोश की अंडकोशिका के अतिरिक्त किसी अन्य कोशिका जैसे सहायक कोशिका के संलग्न के परिणाम स्वरूप होती है। जैसे किस किस में होती है, पाइनस और संतरे में क्या पाया जाता है, बहुभ्रूणता पाई जाती है। इसकी खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी। बहुभ्रूणता की खोज किसने की थी, ल्यूवेनहॉक ने। और भारत में किसने, अगर देख सकते हैं कि किसने, ल्यूवेनहॉक ने किसने बहुभ्रूणता की खोज किसने की थी, ल्यूवेनहॉक ने। किसमें की थी, संतरे में। ल्यूवेनहॉक ने बहुभ्रूणता की खोज किसने की थी, तो संतरे में की थी। ठीक है। और भारत में बहुभ्रूणता का जनक किसे कहा जाता है, तो पंचानन महेश्वरी को भारतीय भ्रूण विज्ञान का जनक कहा जाता है। और ल्यूवेनहॉक ने संतरे में किसमें बहुभ्रूणता की खोज की थी। बहुभ्रूणता क्या होती है, किसी एक बीज से अनेक भ्रूण विकसित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, बहुभ्रूणता कहलाती है। ठीक है, इस प्रकार आप ध्यान रख लेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, अनिषेक जनन से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण दीजिए। तो ये क्या होगा, नेक्स्ट अनिषेक जनन, तो बिना निषेचन के अर्थात अनिषेचित बीजांड द्वारा आगुणित भ्रूण एवं बीज का विकसित होना अनिषेक जनन कहलाता है। यानी बिना निषेचन के, निषेचन तो जानते हो कि बिना, यानी निषेचन जानते हो कि पुष्पपादपों में निषेचन किसके द्वारा होता है, परागकण और वर्तिकाग्र में होता है, यानी वर्तिकाग्र के अंदर होता है। तो बिना निषेचन के क्या होता है कि अगर किसी भ्रूण एवं बीज का विकसित होना है, भ्रूण या बीज का निर्माण होना क्या कहलाता है, अनिषेक जनन कहलाता है। उदाहरण की बात की जाए तो ये धतूरा और आलू में अनिषेक जनन होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बिना निषेचन के बीज या और बीज और भ्रूण के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अनिषेक जनन कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, प्रश्न नंबर 3 होगा। प्रश्न नंबर 3 का आर्द्र चक्र क्या होता है, ऐसे मासिक चक्र भी कहते हैं। ये किन में होता है, मादाओं में होता है। हर महीने ये चक्र होता है। तो देखिए कि मादा में जनन काल के प्रारंभ के साथ ऋतुस्राव प्रारंभ होता है। क्या होता है, ऋतुस्राव प्रारंभ होता है, जो जनन काल की समाप्ति के पश्चात रुक जाता है। जो जनन काल की प्राप्ति के पश्चात क्या हो जाता है, रुक जाता है। इस काल में प्रति माह अंडाशय से एक अंडे का उत्सर्जन होता है। क्या निकलता है, अंडाशय से प्रति माह एक अंडे का उत्सर्जन होता है, यानी अंडा निकलता है। निषेचन न होने की स्थिति में गर्भाशय की दीवार एवं अंडाशय में चक्रीय परिवर्तन होते हैं। इस चक्र को ही मासिक या आर्द्र चक्र कहते हैं। क्या होते हैं, आर्द्र चक्र कहते हैं। यानी हर महीने एक अंडा उत्सर्जित होता है। अगर उसमें निषेचन ना हो तो वे अगले मतलब अगर दोबारा अगले महीने फिर से वह अंडा उत्सर्जित होगा। अगर निषेचन हो जाता है तो वह क्या बना लेती है, भ्रूण बनाती है। भ्रूण से संतति का जन्म होता है। तो क्या हो जाता है कि मादा में जनन काल प्रारंभ होने के साथ एक ऋतुस्राव प्रारंभ होता है, और उसकी समाप्ति के पश्चात वो रुक जाता है। और इस काल में कि प्रति माह एक अंडाशय से एक अंडा निकलता है, और अगर उसमें से निषेचन ना हो तो वह फिर अगले महीने फिर वह दोबारा होता है। अगर निषेचन हो जाता है तो वह भ्रूण बन जाता है, और भ्रूण से संतति उत्पन्न होती है, और इसे क्या होते हैं, मासिक चक्र भी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
कि परिवार नियोजन की स्थायी विधियाँ क्या हैं। तो परिवार नियोजन की स्थायी विधियाँ होती हैं, कौन कौन सी होती हैं? पुरुष नसबंदी और महिला नसबंदी। जैसे हम पुरुष नसबंदी को वैसेक्टोमी और महिला नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। पुरुष नसबंदी जानते हो कि पुरुष की शुक्र नली को यानी शुक्रवाहिका शुक्र नली को काट कर बांध दिया जाता है, जिससे शुक्राणु बाहर नहीं निकल पाते हैं। और जो होते महिलाओं में की नसबंदी में क्या होता है, इसकी फैलोपियन नलिका यानी अंड वाहिनी को काट कर बांध दिया जाता है और इस पर अंडा से देखते हैं कि आपने देखा होगा मादा का जन जो होता है, जो एक ऐसी झालरदार कीप संरचना होती है, ऐसे ही एक संरचना पाई जाती है जित हो जाती है। यहाँ से जो एक अंडा से क्या होता है, यहाँ पर अंडाशय होता है, यहाँ अंडाशय से हर महीने एक अंडे का उत्सर्जन होता है और ये होती है फैलोपियन नलिका। तो इसको काट दिया जाता है क्योंकि यहीं से अंडे और शुक्राणु का निषेचन कहाँ पर होता है? फैलोपियन नलिका में। तो यहाँ से जो अंडाशय से अंडा निकलता है तो वो कहाँ पर पहुँचता है? फैलोपियन नलिका में। फैलोपियन नलिका से होकर जाता है और हम इसे काट कर क्या कर देते हैं? बांध देते हैं, जिससे अंडा यहाँ से नहीं निकल पाता है और शुक्राणु का निषेचन उससे नहीं होता है। तो जिसे हम बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी, यानी महिला नसबंदी में किसको काट दिया जाता है? फैलोपियन नलिका को काट दिया जाता है और उसे बांध देते हैं और इसमें शुक्रवाहिका को यानी शुक्र नलिका को काट दिया जाता है पुरुष में। ठीक है, तो चलिए देखते थे अगला क्वेश्चन होगा। अगला क्वेश्चन है 5वां, स्वपात्रे निषेचन यानी IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी इसे कहते हैं। अगर किसी भी बच्चे का जन्म अगर कहते हैं प्रयोगशाला में किया जाए, जैसे नर के शुक्राणु और मादा के अंडाणु को बाह्य यानी प्रयोगशाला में निषेचन कराया जाए और फिर भ्रूण बनाया जाए तो उसे स्वपात्री निषेचन कहते हैं। देखते हैं कि मादा के शरीर के बाहर मानक परिस्थितियों में प्रयोगशाला में शुक्राणुओं द्वारा अंडाणुओं के कृत्रिम निषेचन की तकनीक स्वपात्री निषेचन कहलाती है, जिसे हम परखनली शिशु भी कहते हैं। क्या करते हैं कि अगर हम नर के शुक्राणु और मादा के अंडाणु को प्रयोगशाला में या कहीं भी बाह्य परिस्थिति में उसका निषेचन कराएं तो वह तकनीक क्या कहलाती है? स्वपात्रे निषेचन कहलाती है। शॉर्ट क्वेश्चन है, 1 नंबर का पूछ लिया जाएगा और अगर आप इसे बड़ा जानते हो तो इसे डिटेल में आप पढ़ सकते हो। ठीक है, लिंग सहलग्न लक्षण को परिभाषित कीजिए। मनुष्य में लिंग सहलग्न वंशागति द्वारा उत्पन्न व्याधियों के नाम बताइए। तो लिंग सहलग्न लक्षण यानी प्राणियों में कुछ आनुवांशिक लक्षणों की वंशागति लिंग से संबंधित होती है। किससे? लिंग से संबंधित होती है। इनका नियमन लिंग गुणसूत्रों द्वारा होता है। ये लिंग सहलग्न लक्षण कहलाते हैं। किसी बचपन से या आनुवांशिक रोग होते हैं, जैसे वर्णांता और हीमोफीलिया। मनुष्य में 2 लिंग सहलग्न वंशागति रोग हैं। वर्णांता आप जानते हो कि व्यक्ति को लाल या अन्य रंगों की पहचान नहीं होती, लाल या हरे रंग की पहचान नहीं होती है। ठीक है, या हीमोफीलिया में क्या होता है कि अगर व्यक्ति को चोट लग जाए तो रुधिर का थक्का नहीं बनता। तो ये सब कैसे होते हैं? वंशागत रोग होते हैं और ये माता पिता से हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 7 है, डाउन सिंड्रोम क्या है? इस पर टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट समझ सकते हो आप, या आप इसे जरूर तैयार कर लीजिएगा। बहुत ही IMP क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डाउन सिंड्रोम को सर्वप्रथम लैंगडन डाउन ने सन 1866 में खोजा था। यह रोग 21वीं जोड़ी गुणसूत्र यानी गुणसूत्र ऑटोसोम्स के एक ऑटोसोम्स में एक गुणसूत्र की अधिकता से होता है। क्या होता है कि व्यक्ति में 46 की जगह 47 गुणसूत्र, उसमें कितने पाए जाते हैं? 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, उनकी जगह कितने? 47 गुणसूत्र हो जाते हैं, एक गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है। ठीक है, कि 21वीं जोड़ी गुणसूत्र में ऑटोसोम्स के एक गुणसूत्र की अधिकता से होता है, जो त्रिगुणता कहलाती है। इस प्रकार इस रोग से ग्रस्त व्यक्तियों के गुणसूत्रों की संख्या 46 के स्थान पर 47 होती है। इस रोग से ग्रस्त व्यक्ति का चेहरा मंगोलियन लोगों की भांति होता है, माथा चौड़ा होता है, गर्दन व अंगुलियां छोटी होती और तथा फूली हुई होती हैं, कद छोटा होता है, मंदबुद्धि या कह सकते हैं विमंदित होते हैं, खुरदरी त्वचा होती है, मोटी जीभ होती है, उभरा हुआ निचला होंठ होता है, आदि लक्षण इनमें पाए जाते हैं। इस कारण इस रोग को मंगोलियन जड़ता भी कहते हैं। इस कारण इस रोग को क्या बोलते हैं? मंगोलियन जड़ता। अगर आपसे डाउन सिंड्रोम ना पूछे मंगोलियन जड़ता क्या होती है तो आप इसे आराम से लिख सकते हो। सीधे क्या ध्यान रखना है आपके लिए कि 21वीं जोड़ी गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है, यानी किसमें? ऑटोसोम्स में एक जोड़ी गुणसूत्र बढ़ जाता है, ऑटोसोम्स यानी बढ़ जाता है, जिसमें 46 के स्थान पर कितने? 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। प्रश्न नंबर 8 है, सह प्रभाविता को उदाहरण सहित समझाइए। सह प्रभाविता क्या है?
तो क्या देंगे कि इसमें दोनों ही जनकों के लक्षण पृथक रूप से F1 पीढ़ी में प्रकट होते हैं, यानी द्विज लक्षण हो गए, यानी समान लक्षण कह सकते हैं कि F1 पीढ़ी में प्रकट होते हैं। यदि एक लाल रंग के पशु का श्वेत रंग के पशु से क्रॉस कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में चितकबरी संतान उत्पन्न होती है। कैसी होती है? चितकबरी संतान उत्पन्न होती है। देख सकते हैं कि सहप्रभाविता क्या होगी कि हम इसमें दोनों ही जनकों के लक्षण पृथक रूप से F1 पीढ़ी में प्रकट होते हैं। यदि एक लाल रंग के पशु का श्वेत रंग के पशु के साथ क्रॉस करा दिया जाए तो F1 पीढ़ी में कैसे चितकबरी संतान उत्पन्न होती है। एक ऐसी क्या होती है? सहप्रभाविता कहलाती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, प्रश्न नंबर 9 है, न्यूक्लियोटाइड्स में पाए जाने वाली दो शर्कराओं के नाम व सूत्र लिखिए एवं सूत्र लिखिए इसकी। तो देखिए न्यूक्लियोटाइड्स में पाई जाने वाली पहली शर्करा है डीऑक्सीराइबोस शर्करा, जिसका सूत्र होगा C5H10O4, तथा दूसरी शर्करा है राइबोस शर्करा, जिसका सूत्र होगा C5H10O6। इनका सूत्र हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए एक प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या होगा? प्रश्न नंबर 10, डीएनए एवं आरएनए के बीच दो रासायनिक अंतरों का उल्लेख कीजिए। तो डीएनए की बात की जाए तो डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है तथा इसमें थायमीन पाया जाता है, जबकि आरएनए में राइबोस शर्करा होती है और इसमें क्या पाया जाता है? थायमीन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। बस इतना अंतर हो जाएगा कि इसमें कौन सी? डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है तो आरएनए में राइबोस शर्करा होती है। इसमें थायमीन पाया जाता है, इसकी थायमीन की जगह यूरेसिल पाया जाता है। बस ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, इसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य में विषाणु जनित 4 रोगों के नाम लिखिए। तो चेचक, हर्पीज, पोलियो, हेपेटाइटिस, डेंगू, खसरा, रेबीज आदि सब क्या हुए? मनुष्य में विषाणु जनित रोग हो जाते हैं। ठीक है, तो इन्हें भी एक नंबर में लिखने के लिए पूछ लिए जाते हैं, तो आप इन्हें लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा जा चुका है। तो इंटरफेरोन क्या है, इसका कार्य लिखिए। तो इंटरफेरोन की बात करें तो इंटरफेरोन विषाणु प्रोटीन अणु होते हैं। क्या होते हैं? विषाणु प्रोटीन अणु होते हैं। जब कोशिकाएं विषाणु से संक्रमित होती हैं तो इस प्रकार के प्रोटीन्स को मुक्त करती हैं। क्या होती हैं? जब कोशिकाएं विषाणु से संक्रमित होती हैं तो इस प्रकार इंटरफेरोन जैसे विषाणु प्रोटीन को मुक्त करती हैं, जो विषाणु के संक्रमण को रोकती हैं। क्या करती हैं? इंटरफेरोन को क्या होता है? विषाणु के संक्रमण को रोकना। ये प्रोटीन स्वस्थ असंक्रमित कोशिकाओं को विषाणु के संक्रमण से बचाती है। क्या करती है? ये प्रोटीन्स स्वस्थ असंक्रमित कोशिकाओं को विषाणुओं के संक्रमण से बचाती हैं। क्या हो जाता है? इनका एक कार्य हो जाता है, इंटरफेरोन का कार्य हो जाता है। इस प्रकार आपको बस इतना ही लिखना होगा जब भी एक नंबर में यानी एक अंक में पूछ ली जाए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 13, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? यह किस सूक्ष्मजीवी यानी सूक्ष्मजीव से प्राप्त होती है? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। यह एक कैसी है? प्रतिजैविक है जो पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से प्राप्त होती है। तो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी और यह एक प्रतिजैविक है जो पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से प्राप्त होती है। ठीक है, हो जाएगा क्वेश्चन। अब प्रश्न नंबर 14 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, देखिए बायोगैस क्या है? क्या है बायोगैस? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। बायोगैस विभिन्न गैसों का एक मिश्रण होती है जो अवायवीय सूक्ष्म जीवों द्वारा घरेलू तथा कृषि अपशिष्ट पदार्थों का उपयोग करने पर उत्पन्न होती है। किसकी? देख सकते हैं कि अवायवीय सूक्ष्म जीवों द्वारा तथा घरेलू तथा कृषि अपशिष्ट पदार्थों के उपयोग करके उत्पन्न की जाती है। बायोगैस में 50 से 70% मीथेन होती है, 30 से 40% कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 होती है तथा अल्प मात्रा में एथेन, प्रोपेन, एथिलीन, एसिटिलीन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और तथा हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S गैसें पाई जाती हैं। तो बायोगैस क्या होती है? किससे उत्पन्न होती है? तो अवायवीय सूक्ष्म यानी घरेलू अपशिष्टों से और कृषि अपशिष्टों से आदि से क्या होती है? बायोगैस उत्पन्न होती है। इसमें मेथेन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, एथेन होती है, प्रोपेन होती है, एथिलीन होती है, एसिटिलीन होती है, सभी पाए जाते हैं इसमें। ठीक है, बहुत सी गैसें इसमें आदि गैसें पाई जाती हैं। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, जैव प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं? क्या करते हैं? जैव प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं? तो जैव प्रौद्योगिकी क्या होता है?
यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जैविक तंत्रों एवं जैविक क्रियाओं का उपयोग मानव कल्याण हेतु किया जाता है। क्या है? यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जैविक तंत्रों एवं जैविक क्रियाओं का उपयोग मानव कल्याण हेतु किया जाता है। यह विज्ञान की आधुनिक शाखा है जिसमें जैव रसायन, सूक्ष्म जैविकी, आणविक, जीव विज्ञान, आनुवांशिकी आदि के अध्ययन का विस्तृत उपयोग किया जाता है। इस शब्द का सर्वप्रथम उपयोग कार्ल इरके ने, किसने? कार्ल इरके ने किया। जी किसका उपयोग? जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो कार्ल इरके ने जैव प्रौद्योगिकी का सबसे पहले उपयोग किया था। ठीक है, तो ध्यान हो जाएगा, तो लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या होता है? प्लाज्मिड क्या है, स्पष्ट कीजिए कि प्लाज्मिड क्या होती है। तो ये जीवाणु में पाया जाने वाला अतिरिक्त गुणसूत्रीय पदार्थ है। क्या है? जीवाणु में पाया जाने वाला अतिरिक्त गुणसूत्रीय पदार्थ है जो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जा सकता है। क्या करता है? एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जा सकता है, जिसे प्लाज्मिड कहते हैं। प्लाज्मिड प्रायः जीवाणु व ईस्ट में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं प्लाज्मिड? तो जीवाणुओं व ईस्ट में प्लाज्मिड पाए जाते हैं। इनका उपयोग डीएनए पुनर्योगज तकनीक में संवाहक के रूप में किया जाता है। T1 प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियस जीवाणु से प्राप्त किए जाते हैं। क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 18, बायोपायरेसी क्या है? बायोपायरेसी क्या होती है? तो देखिए, विभिन्न बहुराष्ट्रीय कंपनियां या अन्य संगठन जब किसी देश के जैविक संसाधनों का समुचित प्रतिकर भुगतान किए बिना अनाधिकृत रूप से उन संसाधनों का उपयोग करते हैं तो वह बायोपायरेसी क्या कहलाते हैं। यानी कोई भी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हुई, कोई भी कंपनी होगी जो उसके देखिए उस संगठन का जब या अन्य संगठन जो भी किसी देश की जैविक संसाधनों का उपयोग करते हैं और उनका कोई भुगतान नहीं करते या अनाधिकृत रूप से उनका उपयोग करते हैं तो वह सब क्या कहलाता है? बायोपायरेसी कहलाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, प्रश्न नंबर 19, सहजीवी पादप पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सहजीवी पादप क्या है? देखिए, यह दो विभिन्न जातियों के मध्य एक प्रकार का धनात्मक अंतर संबंध है जिसमें दोनों जीवों या किसी एक को ही लाभ होता है परंतु दोनों में से हानि किसी को नहीं होती। जैसे लाइकेन, क्या होता है? लाइकेन यानी दो जीवों के संयोग से, देखिए कि यह दो विभिन्न जातियों के मध्य एक प्रकार का धनात्मक अंतर संबंध है जिसमें दोनों जीवों या किसी एक ही को लाभ होता है परंतु दोनों में से किसी को भी हानि नहीं होती। उदाहरण जैसे लाइकेन एक सहजीवी पादप है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन होगा प्रश्न नंबर 20, कीस्टोन प्रजातियां किसे कहते हैं? कीस्टोन प्रजातियां क्या होती हैं? तो वे प्रजातियां जो किसी समुदाय में प्रचुरता या जैव भार की अल्पता के उपरांत भी समुदाय के अभिलक्षणों को प्रभावित करती हैं। क्या होती हैं? वे प्रजातियां जो किसी समुदाय में प्रचुरता या जैव भार की अल्पता के उपरांत भी समुदाय के अभिलक्षणों को प्रभावित करती हैं, कीस्टोन प्रजातियां कहलाती हैं। ये प्रजातियां अपनी परस्पर क्रियाओं से समुदाय की संरचना एवं जैविक घटकों को परिवर्तित करती हैं। जैसे कंगारू व चूहों के निष्कासन मात्र से ही रेगिस्तान फिर से कैसे हो सकते हैं? हरे भरे चारागाह के रूप में बदल सकते हैं। ठीक है, तो ये कीस्टोन प्रजातियां होती हैं। तो वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।